नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 17 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया से संबंधित है, यानी STPI। देखो, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो इकोनॉमीज़ हैं मुश्किल भरे हालात से गुजर रही हैं। इश्यू को देखते हुए सरकार अलग अलग सेक्टर्स को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी दिशा में काम करते हुए अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये अनाउंस किया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में जो IT कंपनीज़ हैं, मतलब जिनके ऑफिसेज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में हैं, उनको जून तक किराया नहीं देना पड़ेगा। इन पार्क्स में जो कंपनीज होती हैं वो देखो सरकार को रेंट देती हैं, किराया देती हैं, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए सरकार ने कहा है इन टेक्नोलॉजी पार्क्स में जिन IT कंपनीज के ऑफिसेज हैं उनको मार्च से लेके जून तक का जो किराया है वो नहीं देना पड़ेगा, हम उनका किराया माफ़ करते हैं। बात करें हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की, ये देखो एक ऑटोनोमस सोसाइटी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है और इसी सोसाइटी के द्वारा ये पार्क्स इस्टेब्लिश किए गए हैं जहाँ पे काफ़ी सारी IT कंपनीज के ऑफिसेज हैं। देखो, इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। मकसद ये था इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने का, इंडिया से सॉफ्टवेयर्स के एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके और सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे देश में, ये सुनिश्चित किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की जो गवर्निंग काउंसिल होती है, इस गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया से संबंधित, यानी STPI से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल दरबार मूव से संबंधित है। क्या होता है ये दरबार मूव? देखो, आपको इस चीज़ का पता है, जम्मू एंड कश्मीर में 2 कैपिटल्स हैं। गर्मियों में जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल होती है श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल होती है जम्मू। अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली हम बात करें, मई से लेकर अक्टूबर के बीच जम्मू एंड कश्मीर का जो सेक्रेटरीट होता है वो श्रीनगर में होता है और नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच जम्मू एंड कश्मीर का जो सेक्रेटरीट होता है वो जम्मू में होता है। जरूरी कागजात जो हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं समय के हिसाब से, जम्मू से श्रीनगर में और श्रीनगर से जम्मू में। समझ गए? जैसे अप्रैल अब ख़त्म होने वाला है तो मतलब आने वाले 6 महीनों के लिए कैपिटल जो होगी कायदे के अनुसार श्रीनगर होनी चाहिए, तो ज़रूरी जो कागजात हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे जम्मू से श्रीनगर में। ये देखो, पिछले ऑलमोस्ट 144 ईयर से होता आया है। ये जो प्रथा है स्टार्ट हुई थी 1872 में, स्टार्ट की गई थी ये प्रैक्टिस डोगरा किंग महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। देखो, ये इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में श्रीनगर का जो वेदर है वो अनबियरेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसीलिए सर्दियों में कैपिटल शिफ्ट हो जाती है श्रीनगर से जम्मू में, और गर्मियों में जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसीलिए जम्मू से श्रीनगर में सेक्रेटरीट शिफ्ट हो जाता है श्रीनगर में। लेकिन अभी कंटेक्स्ट ये है कि 144 ईयर्स में ये पहली बार होगा कि इस बार जम्मू एंड कश्मीर में सेक्रेटरीट शिफ्ट नहीं होगा। अब देखो, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर से निर्णय लिया जाए कि हाँ अब सब कुछ सामान्य हो गया है, अब सेक्रेटरीट शिफ्ट किया जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन 2-3 महीने भी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बाकी बचे हुए 2-3 महीने के लिए शिफ्ट करके भी क्या करेंगे। लेकिन कंटेक्स्ट यही है, ये जो दरबार मूव होता है, जम्मू से सेक्रेटरीट शिफ्ट होता है श्रीनगर में और श्रीनगर से वापस शिफ्ट होता है जम्मू में समय के अनुसार, इस चीज़ को कहते हैं दरबार मूव। और इस बार ये दरबार मूव नहीं कंडक्ट होगा, फिलहाल के लिए इसे रोक दिया गया है कोविड-19 महामारी को देखते हुए। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल जूम एप्लीकेशन के बारे में है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है ये जूम एप्लीकेशन। ये देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक एप्लीकेशन है
और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडवाइजरी इशू की है कि ये सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। पिछले कुछ समय में ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एप्लीकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई है, पॉपुलर हुई है। और जैसे ही लॉकडाउन ऑर्गेनाइज हुआ, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके बाद तो देखो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल एकदम से बढ़ गया। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बाकी मिनिस्टर से बातचीत की इस जूम एप्लीकेशन की सहायता से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे दूसरे मिनिस्टर से बात की। तो उसके बाद काफ़ी सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस रेज किए कि भाई लोग आप इस एप्लीकेशन का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ये चाइना की एप्लीकेशन है और इतने बड़े लेवल पर, मिनिस्ट्रियल लेवल पर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। और इसके बाद सरकार जागी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एडवाइजरी जारी की, ये सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये चाइना का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और काफ़ी सारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं, डेटा चाइना में जो सर्वर्स मौजूद हैं वहाँ से होकर राउट होता है, इसलिए प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा कम से कम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो तो बिल्कुल भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें, और बाकी जो लोग हैं किस प्रकार से एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए भी साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये बॉडी देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। तो इस साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि आम जनता कैसे सेफ इस्तेमाल कर सकती है इस एप्लीकेशन का। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो ये सर्वे आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसी पे बनता है। आरबीआई ने हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इस सर्वे को कंडक्ट करना स्टार्ट किया। ये सर्वे देखो मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में काफ़ी सहयोग करता है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन है वो आसान हो जाता है अगर इस सर्वे के डेटा को कंसिडर किया जाए। आरबीआई इस सर्वे को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कंडक्ट करती है क्वार्टर बेसिस पे, यानी हर 3 महीने के लिए ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, हर 3 महीने बाद किया जाता है। 2008 के बाद से ही आरबीआई के द्वारा इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है। हर 3 महीने बाद ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और जब ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई जुटाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने नए ऑर्डर रिसीव हुए, बैकलॉग ऑर्डर्स कितने हैं, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्रीज कितनी हैं, आइटम वाइज प्रोडक्शन कितना कितना हुआ है। तो ये सारा डेटा जुटाया जाता है इस सर्वे के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा, और हर 3 महीने बाद ये सर्वे किया जाता है और इस सर्वे की सहायता से मॉनेटरी पॉलिसी बनाना आसान हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल चित्रा जीन लैम्प एन के बारे में है। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो कि त्रिवेंद्रम में है, ये देखो नेशनल इंपॉर्टेंस का एक इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस को कंफर्म करने के लिए, यानी कोविड-19 को 2 घंटे के अंदर अंदर कंफर्म करने के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किट को तैयार किया है। और ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है ये बहुत ज़्यादा सस्ती भी होगी, समझ गए? मतलब 2 घंटे के अंदर पता लग जाएगा कि कोविड-19 हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और टेस्ट किट सस्ती भी है। ये जो टेस्ट किट है ये देखो सारस CoV-2 का एन जीन डिटेक्ट करती है। किसकी सहायता से? RT लैम्प की सहायता से। RT लैम्प का पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। ये RT लैम्प का पूरा नाम है। इसकी सहायता से जो एन जीन है वो डिटेक्ट किया जाता है सारस CoV-2 का, यानी नोवल कोरोना वायरस का। देखो ऐसा नहीं है कि अपनी तरह का ये पहला टेस्ट होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस प्रकार के बहुत कम टेस्ट फिलहाल वर्ल्ड में कंडक्ट होते हैं, और अब चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ने ये डायग्नोस्टिक किट डेवलप कर ली है। टेस्ट किट जिसे फंड किया गया था
मतलब इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट काम करता है। और टेस्टिंग किट का नाम है चित्रा जीन लैम्प एन। ये देखो सारस CoV2N जीन को डिटेक्ट करने के लिए बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है। ये जीन के 2 रीजन्स को डिटेक्ट कर सकता है, तो इससे एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए वायरस ने म्यूटेट कर लिया, अपने आप में बदलाव लेकर आ गया, परिवर्तन लेकर आ गया वायरस, तो भी दूसरे रीजन को डिटेक्ट किया जा सकता है इस डायग्नोस्टिक किट के द्वारा। समझ गए? मतलब ये जो टेस्ट है ना, ये वायरस के जीन के 2 रीजन्स को डिटेक्ट करता है। अगर म्यूटेट भी कर लिया तो भी दूसरा जो रीजन है उसकी सहायता से वायरस के जीन को जरूर डिटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% है इस टेस्ट की। और एक बार ICMR ने अप्रूवल दे दिया इस टेस्ट को, तो बाद में लाइसेंस लेना पड़ेगा CDSCO से, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया चित्रा जीन लैम्प एन से संबंधित। और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 5 आर्टिकल्स डिस्कस किए। दरबार मूव को हमने डिस्कस किया, जूम एप्लीकेशन के बारे में जाना, ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे के बारे में हमने बात की, चित्रा जीन लैम्प एन के बारे में हमने बात की, हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया को भी डिस्कस किया। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।